नमस्ते वीवर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना कारक भाग 1 में आपका स्वागत करती है। ये कारक किस प्रकार से समझते हैं उसको हम एक दो उदाहरण से समझेंगे। पहले हमारे पास एक उदाहरण है ऐसा, राम रावण तीर सीता मारा। एक वाक्य है ऐसा, राम रावण तीर सीता मारा। तो इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्या? इसका अर्थ है क्या? कुछ पता चल रहा है? नहीं चलता है। तो देखिए उसी के नीचे का वाक्य देखिए, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा। देखिए अभी जो चिन्ह है, जो हमने विभक्तियां उसमें डाली है, कौन सी विभक्तियां है उसमें? ने, को, से, के लिए। इनसे उस वाक्य का अर्थ पूर्ण हो रहा है। अगर हमने यह निकाला है राम रावण तीर सीता मारा, तो इससे आपको वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब हम ये विभक्तियां उसमें डाल देते हैं, ने, को, से, के लिए, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये अर्थपूर्ण एक वाक्य हो गया है। और एक दूसरा उदाहरण देखेंगे, श्री राम बाण रावण जा लगा। इससे कुछ पता चल रहा है? नहीं। इससे भी वैसा ही हो गया है, श्री राम का बाण रावण को जा लगा। यहाँ पे देखिए दो विभक्तियां आई है। श्री राम का बाण राम को जा लगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? जब भी हमको किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना है, तो वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभक्ति या परसर्ग की जरूरत होती है। तो विभक्ति और परसर्ग किसमें होता है? कारक में होता है। कारक किस अंग्रेजी में उसको केस के नाम से जानते हैं। तो आज हम भाग 1 में आज कर्ता, कर्म और करण, ये 3 उसके भेद सीखने वाले हैं। भाग 2 में संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, तो ये हम सीखने वाले। ठीक है, तो आज का विषय है हमारा कारक। ठीक है, तो इसके कारक, कारक की परिभाषा किस प्रकार से की जाए? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाए उसे कारक कहते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखिए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे किया था? कौन से वाक्य के अन्य शब्दों से किया था? अन्य शब्द कौन से? ने, को, से, के लिए। हाँ, का और को, यह विभक्ति वाले जो चिन्ह है इनसे उसका संबंध लगाया था, और इसी से वह कारक वाला एक लाइन बना है, अर्थपूर्ण वाक्य बना है। ठीक है, तो यह हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कारक के मुख्यतः कितने भेद है। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद है। कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसको याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक है। इसको एक आप संगीत के तौर पर भी याद रख सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन अरे ओ हे राम। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। तो इससे पहले आपको विभक्ति क्या होती है, विभक्ति किसे कहा जाता है, ये पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि विभक्ति विभक्ति कितने प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। आपने सीखा होगा, इसके पहले भी मराठी में भी है विभक्तियां, आपने अगर देखी होंगी, संस्कृत में भी है विभक्तियां। तो ये विभक्ति हमको सीखनी है। विभक्ति ये उसको, इस जो चिन्ह है ये ने, को, से, के लिए, ये चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो अब कुछ कुछ पाठशालाओं में ऐसे सिखाया जाता है कि कारक के 6 भेद है। वो कौन से सिखाए जाते हैं? कर्ता, करण, ये सिर्फ नीचे का संबोधन नहीं सिखाया जाता, संबंध नहीं सिखाया जाता है। क्यों? उसका एक कारण है, संबोधन के लिए क्या कारण है और संबंध के लिए क्या कारण है। संबंध जो कारक है वह नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है इसके लिए। लेकिन हमारे जो भेद हैं हम पूरे के पूरे सीखने वाले, आपको दोनों भी पता होना जरूरी है। ठीक है, और संबोधन हम संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को आवाज देना है, संबोधित करना है, इसके लिए उसको संबोधन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी विभक्ति किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा के साथ क्रिया का संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो विभक्ति और परसर्ग अभी बताया है मैंने, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, यह उनकी विभक्तियां है। तो सबसे पहले हम उसका उदाहरण सीखेंगे। एक उदाहरण, पहले वाला कर्ता ने का एक उदाहरण सीखेंगे। और
आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। कर्ता ने का हम इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, परसर्ग का इस्तेमाल कहाँ होता है, कारक का इस्तेमाल कहाँ होता है, यह सीखना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी ने एक प्रदक्षिणा ली। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण है हमारे पास, पृथ्वी ने एक प्रदक्षिणा ली। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कर्ता ने, उसकी विभक्ति कौन सी आई है, ने आई है ये एक उदाहरण। ठीक है, तो लेकिन ये आपको इतने आसान तरीके से नहीं समझ में आएगा, हम इसको एक एक सिखाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, उसको कैसे पहचाना जाता है, करण क्या है, इसको कैसे पहचाना जाता है। लेकिन आपको ये उसके जो परसर्ग है वह याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। कर्ता कारक को क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस, और कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कर्ता कारक। एक उदाहरण मैंने आपको समझने के लिए दिया है, अभी हम उससे जुड़े कुछ उदाहरण ले लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे क्या होता है। पहला है कर्ता कारक, तो इसकी खासियत क्या होती है, कर्ता कारक की जो खासियत है, नॉमिनेटिव जो केस है उसकी खासियत क्या होती है, ये शून्य परसर्ग पे होता है, यानी कि शून्य परसर्ग होता है। कारकों में सबसे पहला स्थान कर्ता का होता है। अभी ये जो है हमारा पहला स्थान किसका है, कर्ता का है। इसमें क्या हो जाता है, क्रिया को करने वाला होता है कर्ता, कौन सी भी क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। और जिस शब्द के रूप में क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने वाले का बोध जिसमें होता है उसको कर्ता कारक के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे राम ने चित्र बनाया, एक उदाहरण और ले लेंगे। उदाहरण है राम ने चित्र बनाया। ठीक है, तो अभी इसमें कर्ता कौन है, राम है। क्या कर रहा है, वो चित्र बनाने का कार्य कर रहा है, और कारक का परसर्ग कौन सा है, ने। ठीक है, यह समझ में आ रहा है, हम आपको आ रहा है समझ में। तो लेकिन इसमें कुछ खासियत ऐसी होती है, यह जो शब्द होते हैं कर्ता कारक के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा भूतकाल में ही आते हैं, यह उसकी खासियत है। यह इनके जो कर्ता कारक के वाक्य है हमेशा भूतकाल में आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं, एक वाक्य हम देखेंगे। सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखा, सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखा, यह एक वाक्य है। इसी में से दूसरा वाक्य हम देखेंगे, छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। और तीसरा वाक्य हम देखेंगे इससे जुड़ा, सोनाक्षी मसूरी अवश्य जाएगी, सोनाक्षी मसूरी अवश्य जाएगी। अभी मुझे बताइए इस वाक्य से आपको इसमें काल ढूंढना है। सबसे पहले हमको कौन से काल में है, यह जो है पहला वाक्य है वो कौन से काल में है, भूतकाल। यह कौन से काल में है, भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के हैं, तीन है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, है ना। तो ये भूतकाल, सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखा, ये जो पहली घटना घटी है, जो घटना घट चुकी है उसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है यहाँ पे वर्तमान काल, वर्तमान काल, यहाँ पे क्रिया हो रही है, अभी चालू है, इसलिए उसको वर्तमान काल कहा जाता है। सोनाक्षी मसूरी अवश्य जाएगी, यहाँ पे कुछ होने का बोध हो रहा है, कुछ कार्य करने का बोध हो रहा है, तो यह है भविष्यत काल। यह जो वाक्य होता है भविष्यत काल में होता है। ठीक है, तो कर्ता कारक के हमेशा उदाहरण किस में आ जाते हैं, हमेशा भूतकाल में आते हैं। देखिए यह जो परसर्ग आया है वह सिर्फ भूतकाल वाक्य में आया है, वर्तमान में आया है क्या, भविष्यत काल में आया है क्या,
नहीं आया है। तो ये है उसकी एक खासियत है, उसकी याद रखने की ट्रिक। अगर आप सोचोगे तो यही है उसको याद रखने की ट्रिक। ठीक है, और हम उससे जुड़े और उदाहरण देखेंगे कर्ता कारक के। जैसे उदाहरण है करण खेल रहा है, और उदाहरण है करण खेल रहा है। करण खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, कर्ता कौन है ये ढूंढना है, क्रिया, क्रिया से प्रश्न पूछना है आपको, क्रिया से प्रश्न पूछना है। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है उसको प्रश्न पूछना है हमको, और तभी उसको जो जवाब आएगा वो कारक आएगा। ठीक है, कर्ता कारक भी होना चाहिए इसमें, जो कर्ता कारक कौन है वह भी ढूंढना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले करण क्या कर रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है करण, करण खेल खेल रहा है, कौन सा भी हो सकता है उसमें। तो क्रिया हो रही है वो खेल रहा है, ये क्रिया कौन सी है, खेल रहा है। ठीक है, अभी प्रश्न किसको पूछना है, कौन खेल रहा है, कौन, यहाँ पे प्रश्न पूछना है उसको कौन खेल रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, करण खेल रहा है। देखिए कर्ता कारक करण है, क्रिया हो रही है खेलने की, प्रश्न क्रिया को पूछा जा रहा है, उत्तर आएगा करण। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, और एक दूसरा उदाहरण हम देखेंगे उससे जुड़ा उदाहरण है आयुष ने खाना खाया, आयुष ने खाना खाया, यह एक वाक्य है। अभी इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है ना, खाना। इसको क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा, यह क्रिया हो रही है खाना, इसको प्रश्न कौन सा पूछना पड़ेगा, किसने, यहाँ पे प्रश्न पूछना है उसको किसने, यह प्रश्न पूछना है हमको। अभी किसने खाया है खाना, कर्ता कारक कौन है इसमें, आयुष, आयुष ने खाना खाया। समझ में आ रहा है, कर्ता कारक जो होता है यह कर्ता, प्रश्न पूछा जाता है क्रिया को, उत्तर जो आएगा वह कर्ता कारक का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये इनकी खासियत क्या है याद रखनी है, ये हमेशा कौन से काल में आ जाते हैं, कौन से काल में सिखाया था मैंने आपको, भूतकाल में। यह जो वाक्य होते हैं कर्ता कारक के जो भी सवाल जवाब होते हैं वो हमेशा किसमें आ जाते हैं, भूतकाल में ही आते हैं, ये याद रखना है। उसमें क्रिया को प्रश्न पूछना है, कर्ता उसका उत्तर आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम सीखेंगे उसके बाद का, कर्ता कारक के बाद दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक, उसकी विभक्ति याद रखिए कौन सी है, को, इसकी विभक्ति कौन सी है, को। तो अभी कर्म कारक किसे कहते हैं, वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पे पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। अभी उसके उदाहरण हम देखेंगे। आकाश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे उदाहरण है आकाश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है। तो इसमें क्रिया, प्रश्न और कर्म कारक, सेम प्रश्न पूछना है, क्रिया, यहाँ पे प्रश्न और कर्म कारक कौन है उसको पूछना है कि कौन सा हो सकता है। बोलिए अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसमें, क्या पढ़ता है, इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्रिया को सवाल पूछा जा रहा है, क्या पढ़ रहा है आकाश, कर्म कारक में क्या आएगा, पुस्तक, पुस्तक आता है। यहाँ पे जो आकाश है यह नाम नहीं आएगा इसमें, यह नाम नहीं आएगा इसमें, क्या हो रहा है, क्रिया, क्रिया को प्रश्न पूछने के बाद जो कर्म का उत्तर आता है यह होती है कर्म कारक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका और एक उदाहरण ले लेंगे, नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, दूसरा उदाहरण है नर्स ने रोगी को दवा पिलाई। ठीक है,
तो इसमें भी हमको क्रिया कौन सी है, उसको प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा और कर्म कारक उत्तर क्या आएगा, यह देखना है। बोलिए अभी, नर्स ने रोगी को दवा पिलाई, इसमें क्रिया कौन है, दवा पिलाई है, दवा पिलाई, दवा पिलाने की क्रिया हो रही है ना। यहाँ पे दवा पिलाने की जो है क्रिया हो रही है। प्रश्न कैसे पूछना है उसको, किसको, क्या और किसको प्रश्न पूछना है, किसको, उत्तर क्या आएगा, किसको दवा पिलाई, किसको दवा पिलाई है, रोगी को दवा पिलाई है। यहाँ पर रोगी को दवा पिलाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, आसान है इसको तरीका समझना। यह है कर्म कारक का उदाहरण। और हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण और भी देख सकते हैं, जैसे कि छात्र ने लेख लिखे, और किसान बैलों को पीटता है। आपने उसमें से आपने कर्म कौन सा है, प्रश्न क्रिया को पूछना है, कर्म कारक क्या आएगा वो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे करण कारक, और इसमें और एक विभक्ति भी आसान तरीके से समझना जरूरी है। जैसे कर्ता कारक में हमेशा विभक्ति होती है प्रथमा, क्यों होती है, क्योंकि क्रिया को पूरा करने वाली होती है प्रथमा, इसलिए विभक्ति प्रथमा होती है कर्ता में। कर्म में क्रिया को प्रभावित करने के लिए द्वितीया होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, प्रथमा द्वितीय, करण में आती है तृतीय विभक्ति। तो तीसरा हम अभी सीखेंगे इससे जुड़ा, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, अभी करण कारक, तीसरा है करण कारक। करण कारक का हम उदाहरण ऐसे ही देखेंगे। तो करण कारक की विभक्ति कौन सी है, तृतीया, याद रखनी है। करण कारक जो होता है इसका अर्थ है साधना, करण का अर्थ क्या होता है, साधना। जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन या माध्यम से, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसको हम करण कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति कौन सी है, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, याद रखना है इसके, ठीक है। तो उससे जुड़े हम उदाहरण भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उदाहरण है उसका, बच्चे कलम से लिख रहे हैं, बच्चे कलम से लिख रहे हैं, ठीक है। यह हमारा एक उदाहरण है। तो इसमें आपको क्रिया कौन सी है, प्रश्न कौन सा है, यानी और करण कारक देखना है। क्रिया इसमें कौन सी हो रही है, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और करण कारक क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य है, बच्चे कलम से लिख रहे हैं। अभी बताइए मुझे, इसमें क्रिया क्या हो रही है, लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, यह यहाँ पे क्रिया हो रही है। प्रश्न का कौन सा पूछा जाएगा उसको, किससे, किससे, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा किससे। बच्चे कलम से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं बच्चे, उत्तर क्या आएगा, करण कारक में क्या आएगा, कलम से, कलम से, ठीक है। समझ आ रहा है, आसान है ना। और एक उदाहरण देखेंगे इससे जुड़ा हम। दूसरा उदाहरण है, चोर डंडे के द्वारा पीटा गया, चोर डंडे के द्वारा पीटा गया। यहाँ पे अभी फिर हमको इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, प्रश्न क्या पूछना है और करण कारक का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। अभी बताइए मुझे, क्रिया क्या हो रही है, पीटा गया, पीटने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, पीटा गया। प्रश्न क्या पूछना है, किससे या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा, यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न ही पूछा जाएगा। पीटा गया है, कौन पीटा गया है, किसके द्वारा पीटा गया, डंडे के द्वारा, किसके द्वारा, करण कारक का उत्तर क्या आएगा, डंडे के द्वारा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? आसान है, इसको भी समझना, कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। करण कारक में जो परसर्ग होता है से या के द्वारा होता है, और करण कारक की पहचान क्रियाओं के साथ किससे तथा किसके द्वारा, यह प्रश्न पूछकर आपने करने हैं। सिर्फ आपको प्रश्न किसको कौन सा क्या पूछना है यह जरूरी है, ठीक है। कारक का भाग 2 में हम मिलते हैं कल, ठीक है। मेरे साथ बने रहना है। धन्यवाद।